प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक शेर है, बातें अमन चैन की देश भर में पहुंचने दो, नफ़रत की सियासत हिंदू मुसलमान तक ना पहुंचने दो। ये बात सुनने में जितनी मीठी है, वास्तविकता के धरातल पर उतनी ही कड़वी है और उतनी ही कठिन है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी राजनीति की गोटियां सांप्रदायिकता और कट्टरपंथीता पर खेलना चाहते हैं। 500 वर्ष से हिंदू समाज को अपने ही देश हिंदुस्तान में अपने आराध्य देव भगवान राम की जन्मभूमि के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ना पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा भयानक बात यह है कि ये एक चुनावी मुद्दा भी है जिस पर सभी अपनी राजनीति की गोटियां समय समय पर खेलते हैं। इसकी गंभीरता का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसी मुद्दे ने मोदी सरकार को केंद्र में पहुंचाया और योगी सरकार को लखनऊ तक पहुंचाया। अब इनके जिम्मे है हिंदुओं की इस भावना को देखते हुए वहां पर राम मंदिर के निर्माण की व्यवस्था करना, चाहे किसी भी प्रकार से हो। विश्व हिंदू परिषद पिछले 28-30 वर्ष से इस आंदोलन को घर घर तक पहुंचा रहा है, हिंदुओं में एक अलख जगा रहा है, उन्हें इस बात का आभास करा रहा है कि आपके माथे पर ये एक कलंक का टीका है जो मिटना चाहिए, वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ इस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने का श्रेय बजरंग दल को भी जाता है, जिसके प्रणेता, जिसके फाउंडर प्रेसिडेंट विनय कटियार हैं, जो 5 बार सांसद रह चुके हैं। आज के प्लस माइनस कार्यक्रम में हम विनय कटियार जी से मिलेंगे, लेकिन पहले एक नज़र डालते हैं उनके अब तक के राजनीतिक सफर पर। बजरंगी के उपनाम से मशहूर राम मंदिर आंदोलन की राजनीतिक उपज बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेताओं के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक ही नहीं, जातीय समीकरण के लिहाज से भी कटियार उम्मीद जगाने वाले नेता हैं। वे फैजाबाद से 3 बार लोकसभा सदस्य चुने जा चुके हैं। राज्यसभा सांसद के तौर पर भी उन्होंने लगातार 2 पारियां खेली हैं। उन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में फैजाबाद को ही अपना कार्यक्षेत्र चुना और वो बराबर यहाँ सक्रिय भी रहे। विनय कटियार पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व महासचिव जैसे अहम पद भी संभाल चुके हैं। एक ऐसा समय भी था जब 1990 के दशक में हिंदुत्व की लहर पर सवार भाजपा के उभरते हुए नेता विनय कटियार के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश की राजनीति घूमती थी, पर बाद के दिनों में उनका वैसा आभा मंडल नहीं रहा। राम मंदिर को लेकर विनय कटियार ने लंबा संघर्ष किया है। अपने विवादित बयानों के लिए समय समय पर चर्चा में रहने वाले कटियार कई बार बीजेपी के लिए मुसीबत भी बन जाते हैं। आजकल राष्ट्रीय ही नहीं, प्रदेश की राजनीति में उनका प्रभाव पहले की तरह नहीं रहा, पर उनको जानने वाले मानते हैं कि यूपी में इस बार लोकसभा चुनाव अगर विनय कटियार के बूते नहीं लड़ा जाएगा तो जीत मुश्किल होगी। इन सबसे ऊपर इनकी पहचान आज भी बजरंग दल के संस्थापक, अध्यक्ष और मंदिर आंदोलन की अगली कतार के नेताओं के रूप में कहीं ज्यादा है। अयोध्या में उनका आवास हिंदू धाम आज भी भाजपा कार्यकर्ताओं की आम दरफत से गुलजार रहता है। आज भी उनका सपना यही है कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बने और जल्द बने। आज प्लस माइनस कार्यक्रम में साधना ग्रुप के चेयरमैन राकेश गुप्ता आपको मिलवा रहे हैं भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित विनय कटियार से। तो ये था राजनीतिक सफर। अब तक 5 बार सांसद रह चुके और बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष विनय कटियार जी का। आइए आज के प्लस माइनस कार्यक्रम में विनय कटियार जी से मिलते हैं। विनय जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। विनय जी, आपकी एक बहुत सांप्रदायिकतावादी नेता की छवि है और आप ऐसा मानते हैं कि बंटवारे के बाद क्योंकि मुसलमान पाकिस्तान चले गए तो इसलिए अब इस देश में मुसलमानों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस देश के अंदर मुसलमान रहें, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक जैसा कानून देश के अंदर लागू होने की आवश्यकता है। और वो ये है कि भाई हिंदू 1 शादी, मुसलमान 3 शादी, 4 शादी, कोई सीमा नहीं है कितनी शादी करते हैं, तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और केवल इसलिए नहीं कि वो अपने धर्म को कि हमारा धार्मिक मामला है इसमें हस्तक्षेप मत करो, ऐसा नहीं है। ये एक साजिश के तहत देश के अंदर का सब चीज़ें हो रही हैं।
नहीं, ये बात तो होगी कि समान नहीं। नागरिक संहिता की नहीं आपका नहीं, तो समान कहना नागरिक संहिता नहीं सवाल है। तो एक जैसे नियम कायदे कानून जब बनेंगे तो लड़ाई किसी से नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान से लड़ाई है ऐसा बिल्कुल नहीं है। और गांव के अंदर आज भी बड़े प्यार से स्नेह के साथ रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। विनय जी, चर्चाओं में रहने के लिए या अपनी आदत से मजबूर आपके बहुत सारे विवादित बयान समय समय पर आते रहते हैं। एक बयान हम आपको सुनवाते हैं। मुसलमान तो इस देश के अंदर रहना नहीं चाहिए। उन्होंने जनसंख्या के आधार पर देश का बंटवारा कर लिया, तो फिर यहाँ इस देश के अंदर रहने की क्या आवश्यकता थी? फिर उनको अलग भूभाग दे दिया गया, बांग्लादेश या पाकिस्तान जाएं, यहाँ क्या काम है उनका? विनय जी, आपने ये कहा कि ये देश हिंदुओं का है, मुसलमानों को या तो पाकिस्तान या बांग्लादेश चला जाना चाहिए। देश में, हिंदुस्तान में केवल हिंदुओं को ही रहने का अधिकार है। नहीं, आगे पीछे कुछ और भी बोला होगा हमने, केवल एक का इतना ही वाक्य नहीं बोला होगा, कुछ आगे पीछे और भी बोला होगा। तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट शब्द क्या थे हमारे, तो इसीलिए इस समय हम वो चीज़ दोहरा नहीं सकते। विनय जी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी एक स्ट्रेटेजी के तहत प्रियंका को भी इलेक्शन में उतारा है और उसको पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान उसे दी है और वो पूरे जोर शोर से, और कांग्रेस उसको प्रोजेक्ट कर रही है एक आंधी की तरह से आएगी। ये तो एक राजनीतिक पार्टी का काम है, वो जितना चाहे जैसा चाहे करे, उसमें हमको कुछ नहीं कहना। आंधी बन के आए, तूफान बन के आए, कहे ढह जाए, क्या होगा ये तो जनता बताएगी ना चुनाव में। कुछ उत्तर प्रदेश में नहीं कांग्रेस के रहने वाला है, सब मुखी खाने वाले हैं। उसके लिए आपने एक बहुत बड़ा विवादित बयान दिया है, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको वो बयान सुना दें। नहीं, उस पर क्या फर्क लगता है? उनसे ज़्यादा तो बहुत सी सुंदर और भी महिलाएं, लड़कियां हैं जो स्टार कैंपेनर हैं, हीरोइन हैं, कई कलाकार हैं, वो ज़्यादा हैं उनसे ज़्यादा। आपको नहीं लगता ये तो सब बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया? सर, ये आपके भाषण की क्लिपिंग के अंश है? नहीं, भाषण का इतना बड़ा लंबा नहीं है। मैंने कदाचित ये बातें इस रूप में नहीं कही। एक और प्रियंका थी, मैं उसकी चर्चा कर रहा था। प्रियंका चोपड़ा? नहीं, प्रियंका चोपड़ा कहाँ से आ जाएंगे, हमारी एक सांसद है, उसके विषय में चर्चा कर रहा था। पत्रकार ने उसको प्रियंका मान लिया, ये प्रियंका गांधी है, उनको कह दिया है। अब उसी पर सवाल जवाब होने लग गए, तो हम क्यों मुकर जाएं? जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब तो मैदान जंग आ गई ना, तो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। राजनीति तो कला है। एक और आपका विनय जी बयान है जिसमें आपने कहा, हमारे बजरंगियों का उत्साह समुद्री तूफान से भी आगे बढ़ चुका है, जो एक नहीं तमाम बाबरी मस्जिदों को ध्वस्त कर देगा। हमने तो केवल राम जन्मभूमि की बात कही है, ये तमाम मस्जिदों की बात कहाँ से आ गई? ये कहीं से ट्विस्ट हुआ है। अच्छा, चलो, आपको लगता है कि राम जन्मभूमि का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद में अगला आंदोलन कृष्ण जन्मभूमि के लिए और फिर काशी विश्वनाथ के लिए आंदोलन शुरू होगा? अब आगे देखेंगे, पहले ये काम तो शुरू हो। ये 1528 से संघर्ष चल रहा है और उस समय से संघर्ष करते करते 3.5 लाख से लोग ज़्यादा बलिदान हो गए, मारे गए। 78 बार युद्ध हुआ है, जिसको मैं ये 30 अक्टूबर और 2 नवंबर की भी घटना मान रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, जिसमें मुलायम सिंह ने गोली चलाई थी। जो चीज़ जैसे जाती है वो चीज़ वैसे ही आती है। बाबर के भक्तों ने, बाबर के लोगों ने राम जन्मभूमि को ताकत के आधार पर हटाया और उसको लिया, गुम्बद तैयार किया। उनके हाथ में ताकत थी, हमारे हाथ में ताकत आई तो हमने कलंकी ढांचा हटा दिया। आप मानते बजरंग दल के लोगों ने हटाया? सब लोगों ने मिलकर हटाया, सब राम भक्तों ने हटाया, बजरंग दल के लोगों ने हटाया। शिवसेना तो कहती है कि हमने हटाया। नहीं, शिवसेना को वहाँ क्या था, लेकिन फिर भी अगर कोई श्रेय लेता है तो उसमें हमको आपत्ति नहीं, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं।
कौन सी शिवसेना वहाँ थी, कौन नहीं था, मालूम नहीं। विनय जी, एक और विश्व हिंदू परिषद की हमेशा से मांग रही है गाय के बारे में, गौ संरक्षण संवर्धन को लेकर के, और जगह जगह गौशालाएं बने और गाय का पूरी तरह से देखभाल हो सके, इसके लिए भी विश्व हिंदू परिषद हमेशा मांग करती रही है। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि गाय की उतनी ही दुर्दशा है, और जितना इस दिशा में प्रयास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया पिछले 4.5 साल में। अब आकर के जब चुनाव नज़दीक आए हैं तो इस बार के बजट में कुछ प्रावधान भी किया है, लेकिन पूरे 4.5 वर्ष तक गाय के लिए जितना काम करना चाहिए था उतना नहीं हुआ। गाय की दुर्दशा नहीं है, किसान की दुर्दशा हो गई है। इस समय सब तो छूटी हैं, सब सड़कों पर हैं, गाय, सांड, बछड़े। अब आज की तारीख में हमारे देश के अंदर बछड़ों का उपयोग नहीं रह गया, ट्रैक्टर आ गए, अब कोई हल नहीं चलाता। कम से कम उत्तर प्रदेश में तो कोई हल चला ही नहीं रहा, सब ट्रैक्टर से काम करते हैं। कौन चारा काटे, कौन इनको खिलाए, बहुत झंझट होता है जानवर को पालना, बड़ी मेहनत से जानवर पाले जाते हैं। तो उसके कारण से गाय भी जिन लोगों ने रखी, सब देसी गाय हैं, दूध खाया छोड़ दिया। गौशाला तो बन जाएंगे, गाय भी उसमें बंद हो जाएंगी, लेकिन उनको खिलाएगा कौन अंदर? गर्मी में पानी कौन पिलाएगा? आपने देखा होगा, सुना भी होगा, कई गौशालों के अंदर गाय मरती हैं, बड़ी बड़ी संख्या में मरती हैं। गायों को कौन खिलाएगा? ये एक धर्म संकट है, शाश्वत सत्य है। अब इसके लिए कोई उपाय निकालने पड़ेंगे, केवल बिल्डिंग बनाने से काम नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने भी गौशालाओं की दृष्टि से कुछ नए उपाय किए हैं और कुछ वहाँ भी गौशालाएं स्थापित करने वाली है। हाँ, तो हो सकता कि हो, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन करें तो अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए यही है, मरने न पाएँ, उनके खान पान की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। चुनाव नज़दीक हैं, इन चुनाव में आपका किस तरह का रोल रहने वाला है? आप स्वयं इलेक्शन लड़ेंगे कि दूसरों को लड़ाएंगे? नहीं, देखिए, जो पार्टी तय करेगी हम वो काम करेंगे। पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कहेगी कि भाई चुनाव नहीं लड़ना है इस बार। अभी अभी मैं राज्यसभा में था, 5 बार मैं सांसद रह लिया हूँ, 3 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा में। तो पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो हम काम करेंगे। यदि आपको चुनाव लड़ने का मौका मिला तो आप फैजाबाद से ही लड़ना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं, ये जाएंगे? पार्टी निर्णय करेगी कहाँ से लड़ना होगा, क्या होगा। हम फैजाबाद से 3 बार रहे हैं। विनय जी, यूपीए के टाइम में एक और नया शब्द शुरू हो गया, हिंदू आतंकवाद का, और ख़ास तौर से उन्होंने समझौता एक्सप्रेस के साथ, बेस्ट बेकरी कांड के साथ हिंदू आतंकवाद को जोड़ करके देखना शुरू किया। ये तो कांग्रेस के लोगों ने शुरू किया, ये तो हो पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल ने शुरू किया, इन लोगों ने शुरू किया। ये जो शब्दावली है, भगो आतंकवाद, नाम दिया भगो आतंकवाद, तो ये तो कांग्रेस की देन है, उनके नेताओं की देन है। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। हिंदू बहुत सहिष्णु है, उदारवादी है, वो आतंकवादी नहीं हो सकता। कभी कभी हो सकता अतिवादी हो जाए, वो भी क्षणिक हो सकता है, दीर्घकालिक वो भी नहीं रह सकता है, उसके संस्कारों में नहीं ये। आपको नहीं लगता जब हिंदू मंदिरों पर या हिंदू समुदाय पर जब मुसलमानों द्वारा आक्रमण होता है या हमला होता है तो हिंदुओं को भी उसी तरह से रिएक्शनरी होना चाहिए? हमने कहा ना, संस्कार नहीं है, संस्कार नहीं है। और मैं इसको अच्छी बात मानता हूँ, कोई रिएक्शन में काम नहीं होना चाहिए। देश के अंदर बहुत सारे मठ मंदिर तोड़े गए, हमने उनकी चर्चा नहीं की है। इसी तरह का एक और विषय हिंदुत्व के साथ जुड़ा हुआ है, गंगा का। जब बीजेपी सरकार में आई थी तो बहुत ज़ोर शोर से कहा गया था कि हम गंगा सफाई अभियान चलाएंगे और उसके लिए अलग से मंत्रालय भी और पूरे अच्छा खासा बजट भी इसके लिए रखा गया, लेकिन आज भी वही की वही स्थिति है। नहीं, ऐसा नहीं है। गंगा बहुत साफ़ हो गई हैं, पहले से पूरी साफ़ हो गई हैं।
लेकिन गंगा में भी वही स्थिति है कि आगे पानी नहीं रहता गर्मियों में, सारा पानी नहरों में चला जाता है। हरिद्वार के पास से जो बंटवारा होता है या आगे थोड़े बढ़ के पानी का बंटवारा होता है तो सब तो पानी नहरों में चला जाता है, गंगा सूख जाती है। लेकिन इस समय जो स्थिति है तो गंदे नाले सब बंद कर दिए गए। कानपुर की जितनी टेनरी है वो सब बंद है, लगभग थोड़ी सी है बची है, वो भी बंद होने जा रही है। तो ये जगह जगह जो ये गंदे नाले जा रहे हैं, गंदा पानी जा रहा है, वो सब बंद हो रहा है। उसको रिफाइन करके फिर छोड़ेंगे। अच्छे से उसकी साफ सफाई करने के बाद आप जाइए कुंभ स्नान करने के लिए। पहले कहाँ पानी रहता था इतना, अब सब लोग स्नान कर रहे हैं। अगर पानी ना होता तो हाहाकार मच जाता। गंगा साफ है, बढ़िया है, स्वच्छ जल है, तो ये व्यवस्था की गई है। व्यवस्था करना पड़ेगी तभी होगा, और ये सतत व्यवस्था, एक बार व्यवस्था कर दी काम नहीं चलेगा। विनय जी, अभी चुनाव आ रहे हैं और जो हमारे संविधान की मूल अवधारणा है धर्मनिरपेक्षता की, आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जिस तरह के आपके हिंदूवादी आंदोलन रहते हैं वो उस धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के प्रतिकूल है? असल बात धर्मनिरपेक्षता ही शब्द गलत है। धर्म सापेक्ष होना चाहिए देश के अंदर लोगों को। ये धर्मनिरपेक्षता है, उसके निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? हम पूजन पाठ सब छोड़ दें, शंकर जी का जल चढ़ाना छोड़ दें, राम नाम शब्द छोड़ दें, कृष्ण भगवान का नाम लेना छोड़ दें, इतनी देवियां हैं हमारी, उनका नाम लेना छोड़ दें, तो ये संभव नहीं है। बीजेपी सरकार में आई और आज भी जो कश्मीर से पंडित यहाँ पर आने को मजबूर हुए, उनकी हालत आज भी वैसी की वैसी है। हाँ, ये बात ठीक है, ये बात आप ठीक कह रहे हो। कारण है जहाँ उनको बसाना चाहते हैं वहाँ लोग जाना नहीं चाहते। और एक और समस्या है उसकी, कश्मीर के अंदर बड़े बड़े घर थे हिंदुओं के, आज सारे कब्जा कर लिए हैं। खुद रहने लग गए लोग हैं जो आतंकवादी हैं या आताताई हैं, तो उन लोगों ने तो उन पर सब मकानों पर कब्जा कर लिया। जहाँ कॉलोनी बनानी चाहिए तो आप देख रहे हो कितना आतंकवादियों के साथ जूझना पड़ रहा है। हमारी सेना भी के जवान बहुत शहीद हो चुके हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि कश्मीर के अंदर से आतंकवाद भी बहुत कम हुआ है। लेकिन जैसे ही सेना वापस बुलाई जाएगी आतंकवादी फिर उगाएंगे। ये उगाते हैं तो वहाँ जब विदेशी फंडिंग हो रही है और गुमराह लोगों को किया जा रहा है तो ऐसे लोगों को रोकना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन सेना को बधाई कि उन्होंने हर संकट में रहते हुए, गोली खाते हुए और लड़ाई लड़ी है। जो लोगों की अपेक्षा थी कि आतंकवाद समाप्त होगा, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे और अमन और चैन की ज़िंदगी फिर दोबारा से कश्मीर में लौटेगी, उससे तुम कोसों दूर है। आज भी स्थिति कमोबेश वही की वही है। नहीं, वही कोई नहीं है। जैसे पहले सड़कों पर होता है, दो उसके रास्ते, दो प्रकार। या तो आप कश्मीर को पूरी तरह से छोड़ दें, भाई जैसे हालात बनने दो, केवल भारत का अंग बन करके रह जाए, तो फिर वहाँ तो अराजकता फैल जाएगी और फैल जाएगी। फिर कश्मीर के अंदर ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, जो हिंदुस्तान के अंदर जाएंगे आतंकवादी बन के, तो ये भी ठीक नहीं है। तो ये बड़ी भारी विकट समस्या है। उसको 1-2 दिन के अंदर, 4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर निपटाया नहीं जा सकता, वर्षानुवर्ष लगेगा। सरसंघ चालक जी ने भी इस बात को लेकर सरकार की आलोचना की कि आज़ादी के बाद भी अगर हमारे सैनिकों को मरना पड़ रहा है, शहीद होना पड़ रहा है, तो ये सरकार के लिए भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये तो कोई रास्ता नहीं ना। आपके पास भी बंदूक है, हमारे पास भी बंदूक है, तो बंदूकें जब चलेंगी तो कोई न कोई मरेगा।
तो आतंकवादियों के पास हैं। इधर सेना के लोग खड़े हैं, मुठभेड़ हो रही है, निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं और सेना के जवान शहीद हो रहे हैं। आतंकवादियों का सफाया हुआ है, ये संतोष की बात है। कुछ लोगों का मानना है विनय जी के जो मदरसे हैं वो आतंकवाद की फैक्ट्रियां हैं, वहाँ से आतंकवाद पनपता है, पैदा होता है, और वहाँ की पढ़ाई लिखाई में मुसलमानों को, बच्चों को आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए उनको बंद कर देना चाहिए। बड़ा संवेदनशील प्रश्न है ये आपका, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि पढ़ाई का एक सिलेबस तय होना चाहिए। मदरसे बंद कर देना ये समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन प्रारंभ से ही अरबी भाषा, उर्दू भाषा वो पढ़ाते हैं, हिंदी गायब रहती है। थोड़े और बड़े बच्चे हो जाएंगे तो इंग्लिश उसमें से शुरू हो जाती है, लेकिन प्रारंभिक जो शिक्षा होती है वो अतिवाद की होती है। आतंकवाद की तो नहीं मैं कहूँगा कि होती है, लेकिन अतिवाद की होती है। तो या तो देश के अंदर एक सख्त कदम उठाए जाए कि ऐसे सब मदरसे बंद हों, एक शिक्षा का कानून लागू होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिलेबस सबके लिए एक होना चाहिए, और वो प्राइमरी से लेकर के और ऊपर तक के लिए हाई स्कूल, इंटरमीडिएट तक एक शिक्षा होनी चाहिए। इसके बाद जिसको जहाँ पढ़ना हो छोड़ देनी चाहिए। विनय जी, इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं और राम जन्मभूमि का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है। प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है कि हम अध्यादेश नहीं लेकर आएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार करेंगे। देखिए, हमने तो बहुत पहले से कई बात कही है कि राम जन्मभूमि के मामले में कानून बनाना चाहिए। सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर के लिए कानून बनाया था, उनको किसी ने सांप्रदायिक नहीं कहा। कट्टरवादी वो भी थे, लेकिन सांप्रदायिक नहीं थे। और हम अपने अगर हक की बात करें तो हम कट्टरवादी हो गए, हम सांप्रदायिक हो गए, ये कैसे चलेगा? तो ऐसी स्थिति में कानून बनाना चाहिए और राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर भव्य बने, ये सरकार का काम है, इसका रास्ता साफ करे। निर्माण करने का काम एक एजेंसी है, उसका नाम है श्री राम जन्मभूमि न्यास, वही उसको बनाए। मथुरा के अंदर वहाँ पर एक मंदिर बन गया है, बाकी सारा वहाँ पर तिजारत की जा रही है, कोयले की दुकानें कर दी हैं, जाने क्या क्या कर दिया है सब। तो लेकिन फिर भी कदाचित दोनों स्थानों पर हमारे मंदिरों का निर्माण हो चुका है, अयोध्या में नहीं हुआ है। इसलिए हमने कहा है कि अयोध्या के अंदर राम की जन्मभूमि पर राम का मंदिर ये बनना चाहिए। आप कह रहे हैं कि वहाँ कानून के तहत वहाँ पर मंदिर बनाया जाए। केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, तो कौन कानून बनाएगा? नहीं, इसमें देखिए कांग्रेस सबसे बड़ी बाधक है। वो अदालत के अंदर जा कर के कहती है कि अभी जल्दी क्या है, इसको आगे बढ़ाओ। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इतना अर्जेंसी नहीं है कि इसको सुना जाए। तो ये सब कांग्रेस की मिलीभगत है, उसके कारण से ये काम हो रहा है। अब देखा जाएगा, हमारे हाथ में आंदोलन चलाने के अलावा तो कुछ बाकी है नहीं। हमारी ज़मीन को भी अधिग्रहण कर लिया, वो भी ज़मीन मिलना चाहिए। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ज़मीन, अदालत से कहा है कि ज़मीन जिनकी जिनकी है उनको दे दिया जाए, और अच्छी बात होगी, अच्छा कदम होगा। न पूरा सुनसान कर दिया है वहाँ पर। हमारे जैसे लोग ठाठ में हैं, राम भक्त भी ठाठ में हैं। इसीलिए कह रहे हैं रामलला ठाठ में है, भाजपा नेता ठाठ में है। नहीं, भाजपा नेता ठाठ में नहीं है, सब हिंदू लोग ठाठ में हैं। वो ठाठ में नहीं रह सकते जो उठते बैठते राम का नाम लेते हों।
कपड़े से ठाठ नहीं होता है, मन से ठाठ होता है। सब मन से ठाठ में है। राम जन्मभूमि आंदोलन को पहले जितना समर्थन मिलता था, लाखों की संख्या में कार सेवक पहुंचते थे, अब आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है, लोग कम आने ऐसा लगे? बिल्कुल नहीं। अगर उसी रूप में हम कार्यक्रम तय करेंगे तो उसी रूप में होगा। अभी अयोध्या में बड़ी भारी सभा हुई, धर्म संसद हुई, वहाँ पर काफ़ी बड़ी हुई। धर्म सभा जो की गई वो काफ़ी बड़ी हुई है। सारी मीडिया वहाँ पहुँची थी, सब लोगों ने देखा उसको। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आंदोलन का रूप स्वरूप क्या होगा, जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार तय किया जा रहा है, उसी के अनुसार आगे बढ़ाना है। आने वाले चुनाव में आपको लगता है कि राम जन्मभूमि मुद्दा भी एक इलेक्शन का कारण बन सकता है? नहीं, चुनावी मुद्दा तो नहीं बनाएंगे इसको हम लोग, लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे, जो राम मंदिर निर्माण की बात करेगा जनता उसी को वोट दे, राम भक्त उसी को वोट दें, इतना तो जरूर कहेंगे। विनय जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों के बहुत से प्रश्नों का उत्तर दिया और हमें लगता है कि उनकी बहुत सारी शंकाओं का समाधान भी हुआ होगा। हमारे साथ आज प्लस माइनस में थे फायर ब्रांड कट्टरवादी हिंदूपंथी नेता विनय कटियार जी। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।